नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आपका कानून में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। भारत के संविधान ने देश के सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए हैं। सम्मान और न्यायपूर्ण जीवन जीने का हक सभी को हमारे संविधान ने दिया है, लेकिन कई बार जानकारी के अभाव में लोगों को न्याय से वंचित रहना पड़ता है। लोगों तक न्याय की पहुंच बढ़े और उन्हें वांछित अधिकार मिले, इसके लिए सरकार लीगल एड यानी मुफ्त कानूनी सहायता देती है। हमारे खास कार्यक्रम आपका कानून में भी हम आपको आपके कानून से रूबरू कराएंगे। क्या हैं आपके अधिकार, कैसे पा सकते हैं आप न्याय, और आपकी मदद के लिए सरकार ने क्या क्या प्रावधान किए हैं। हमारे साथ होंगे कानून जगत के एक्सपर्ट्स जो आपकी समस्याओं का समाधान आपको बताएंगे। अगर आपके साथ भी किसी तरह की नाइंसाफ़ी हो रही है या आपको आपका हक नहीं मिल पा रहा है, तो हम आपको वो मंच देंगे जहां से आप कानून के जानकारों के साथ सीधे संवाद कर आगे की राह तय कर सकते हैं। इसके लिए आप राज्यसभा टीवी से जुड़ें, हमें कॉल करें। हमारा नंबर है 011-230-94013 और 011-230-94014। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aapkakanun.rstv@gmail.com और इसके अलावा यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे संपत्ति विवाद की। जी हाँ, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स। कई बार अपनी संपत्ति का स्वामित्व होते हुए भी उसमें रहने का अधिकार यानी पोजीशन आपको नहीं मिल पाता। कई बार पैतृक संपत्ति में अधिकार मिलने में भी दिक्कत पेश आती है। ऐसे में कानून के तहत आपको किस तरह से आपका अधिकार मिल सकता है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में आपके अधिकारों के बारे में आपको बताएंगे और हमारे एक्सपर्ट से समझेंगे कि कैसे इसमें कानूनी सहायता ली जा सकती है, कैसे आप अपने अधिकार को पाने के लिए कानूनी विकल्प चुन सकते हैं। तो हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं, आइए उनसे मिलवाती हूँ आपको। नीति सूरी मिश्रा हैं हमारे साथ, सचिव सेंट्रल DSLSA से। स्वागत है नीति जी आपका। सुधीर कठपालिया हैं हमारे साथ जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। सुधीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और डॉक्टर अभिषेक अत्रेय हैं जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए शो में। तो हम चर्चा पहले शुरू करते हैं। संपत्ति विवाद कई तरह के होते हैं। नीति, आपके पास आना चाहूँगी पहले। डिस्प्यूट्स कई तरह के हैं, पोजीशन को लेकर दिक्कतें आती हैं और पैतृक संपत्ति पर भी हम आगे और विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल आपसे जानना चाहेंगे कि पोजीशन को लेकर किस तरह की दिक्कतें आती हैं। अगर अपना स्वामित्व है और रहने का मौका ना मिले तो क्या विकल्प होते हैं पीड़ित के पास? देखिए, होता ये है कि आमतौर पर अगर एक प्रॉपर्टी किसी फादर की प्रॉपर्टी है, एक इंसान की, व्यक्ति की प्रॉपर्टी है और उसमें उसके कई को शेयरर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, तो अगर एक पर्टिकुलर शेयर होल्डर उस प्रॉपर्टी में रह रहा है, बाकी शेयर होल्डर सपोज उसमें नहीं रहते हैं और उनको उस प्रॉपर्टी में पोजेशन चाहिए, तो उनको पार्टीशन सूट के लिए सूट फाइल करना पड़ता है और इसी तरीके से वो उस प्रॉपर्टी का पोजेशन ले सकते हैं। ये तो एक तरीके का पोजेशन जो क्लेम करने का मेथड है। दूसरा तरीका ये है कि सपोज आपकी प्रॉपर्टी किसी और के पोजेशन में है और आप उसमें टाइटल क्लेम कर रहे हैं और साथ में आपको पोजेशन चाहिए उस प्रॉपर्टी का, तो उस केस में एक सूट फॉर पोजेशन और फर्दर जो रिलीफ्स क्लेम करे जाते हैं वो कोर्ट से हमें उस टाइप के सूट्स फाइल करने पड़ते हैं। जी अभिषेक जी, यहाँ पर ओनरशिप कितना अहम होता है और किसी भी व्यक्ति को अपना प्रॉपर्टी क्लेम करने से पहले कागजी तौर पर क्या कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए या उनके पास वो कागज़ हों, ये सुनिश्चित करना चाहिए? नहीं, ऑनरशिप देखिए, लॉ में पोजीशन इज प्राइमा फेशी प्रूफ ऑफ ऑनरशिप, एक बेसिक प्रिंसिपल होता है। लेकिन पोजीशन किसी भी तरह से हो सकता है और ऑनरशिप, जैसे किसी टेनेंट को पोजीशन दे दिया, ही इज इन पोजीशन बट ऑनर इज द लैंडलॉर्ड। अभी पोजीशन के ऊपर कई एडवर्स पोजीशन का भी लॉ होता है कि काफ़ी जजमेंट्स रिसेंटली भी आए हैं। अभी जो राम जन्मभूमि वाला था मैटर, उसमें भी एडवर्स पोजीशन के ऊपर मुस्लिम पार्टीज़ का सारा क्लेम था कि हमारा इतना एडवर्स पोजीशन का राइट है। लेकिन एडवर्स पोजीशन में भी ये होता है कि उसको प्रूव करना पहले प्लीड करना होता है कि मेरे से पहले ऑनर कौन था और उसके अगेंस्ट में जाके मैंने एडवर्स पोजीशन लिया। जैसा मैडम ने बताया, फैमिली डिस्प्यूट्स होते हैं पोजीशन में। पोजीशन के लिए एक प्रॉपर्टी में 4 भाई रह रहे हैं, 3 भाई वहाँ रह रहे हैं, एक भाई बाहर चला गया। अब उसके बाद अगर वो उसे शेयर नहीं देंगे तो वो कैसे करेगा, उससे डिवाइड कैसे करेंगे। जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टीज इस तरह से बनी होती हैं कि उन्हें डिवाइड करना भी इजी नहीं होता। तो 2 लेवल में प्रिलिमिनरी डिक्री, उसके बाद फाइनल डिक्री बनती है।
कई बार उसे सेल करके ही डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। सुधीर जी, जब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की बात हम करते हैं तो उसमें पोजेशन का जो क्लॉज है वो किस तरह से काम करता है? अगर डिवाइडेड फैमिली है या अनडिवाइडेड फैमिली है, उसको किस तरह से हम देखें? देखिए, जहाँ डिवाइडेड फैमिली है वहाँ तो शेयर्स ऑलरेडी बटे हुए हैं। जहाँ अनडिवाइडेड फैमिली है वहाँ सबसे ज़्यादा इश्यूज आते हैं, बिकॉज कई लोग क्या होते हैं अपने कामकाज के तरीके के लिए वो बाहर चले जाते हैं, फिर उनके जो घर वाले होते हैं, मान लो सगा भाई है, वो मना कर देता है कि नहीं मेरे पास कमरे नहीं है, यहाँ पे पोजीशन आपको नहीं देंगे। तो उस केस में जैसे मैडम ने बताया पार्टीशन सूट फाइल करना होता है, अपने हक के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है। दूसरा, अब तो सक्सेशन एक्ट के बाद तो अब वुमेन का भी राइट है, बेटियों का भी राइट है अपने प्रॉपर्टी पे क्लेम करने का, फादर की प्रॉपर्टी पे क्लेम करने का। जैसे वो शादियों के चली जाती हैं बाहर, लेकिन उनका भी हक, मालिकाना हक रहता है उनके फादर की प्रॉपर्टी में। तो इसके लिए उनको भी अगर कभी प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट है या कुछ भी है तो क्या करते हैं, भाई वगैरह भी कभी मना कर देते हैं कि नहीं अब तुम्हारा घर वो नहीं है, ये है, तो इसलिए आप वहीं से लीजिए। तो वो भी उनको भी सूट फॉर पार्टीशन फाइल करना पड़ता है। तो बेसिकली ये है कि अगर देखा जाए एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में राइट्स हैं को पार्टनर्स का उस प्रॉपर्टी पे जो भी वहाँ पर है, बट हाँ कभी कभी क्या होता है कि ये फैमिली डिस्प्यूट्स क्या होता है कोर्ट में चले जाते हैं, जहाँ एक पार्टी मना कर देती है, दूसरी पार्टी को एक्नॉलेज करती है कि हाँ इनका राइट है, पर वो देने से मना कर देती है, तो इसलिए कोर्ट उन सबको जाना पड़ता है। जी बिल्कुल। संपत्ति विवाद कई तरह के होते हैं और कई बार ओनरशिप यानी स्वामित्व होते हुए भी अपनी संपत्ति का पोजीशन यानी रहने का अधिकार नहीं मिल पाता। बेहद ज़रूरी है कि अपने नाम हुए संपत्ति के कागजात या सेल ऑफ डीड आप संभाल कर रखें ताकि आप अपनी संपत्ति से बेदखल ना किए जाएं। आइए आपको दिखाते हैं दिल्ली के मुकेश कुमार का एक मामला जिसमें उन्हें अपने ही मकान का पोजीशन नहीं मिल पाया है और लीगल एड के जरिए वो कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। महानगर में एक अदद मकान के लिए लोगों को जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। देश के गरीब तबके के लिए घर का सपना पूरा करना और भी मुश्किल होता है। मुकेश ने पाई पाई जोड़कर दिल्ली के एक क्लस्टर इलाके में छोटा सा मकान लिया, लेकिन आज वो अपने मकान में रहने से ही बेदखल कर दिया गया है। मैडम, रहने के उपरांत उन्होंने जो मेरा लिखा हुआ पेपर्स था, उन्होंने कुछ दिन के बाद में मुझे कहा कि बोला ऐसा है, वो पेपर आपके पास कहाँ कैसा पेपर है वो मुझे दिखाइए। और अभी तो सबका मतलब वो हो रहा है दूसरे टाइप का, कुछ बनवाएंगे हम तुमको बनवा देंगे, पक्का वो लेटर पैड पे बना के देंगे। वो ऐसे ही रफ कॉपी पे लिखा हुआ था वो, तो उन्होंने कहा हम आपको पक्के लेटर पैड पे लिख के दे देंगे स्टैम्प पेपर पे। मैडम, हम इतना जानते पूछते नहीं, अनपढ़ गंवार आदमी हैं, और उनके हाथ में दे दिया वो, और उसी वक्त से उन्होंने मेरे घर पे कब्जा किया हुआ है। मुकेश एक सरकारी दफ्तर में सफाई कर्मचारी है। पढ़ा लिखा न होने की वजह से मकान बेचने वाली औरत ने उन्हें बहला फुसलाकर एग्रीमेंट ऑफ सेल की कागजात वापस मांग लिए। उनका कहना है कि उन्होंने कुछ समय के लिए मकान छोड़ा और अपना घर किराए पर दिया। बहुत समय तक उन्हें किराया भी मिलता रहा, लेकिन 2015 में उनके किराएदार को कब्जा करने वाली महिला ने जबरन बाहर निकाल दिया। मुकेश जब पोजीशन के लिए लौटे तो महिला मकान बेचने की बात से मुकर गई और मुकेश को कब्जा देने से मना कर दिया। देखिए, हमने काफ़ी कोशिश की थी मैडम, काफ़ी कोशिश की, उनको समझाया, लेकिन उसके दिल में लालच आ गया। वो कहने लगी अब तो यहाँ बहुत रेट हो गए झुग्गियों के, अब तो यहाँ बहुत ज़्यादा वो हो गए, अब तो मैं नहीं दे पाऊँगी। मेरे हस्बैंड ने आपको कितने सस्ते में और कब दे दी मुझे नहीं पता। मैंने कहा साइन तो आपके भी थे उसमें। बोले मैं नहीं मानती। तो उन्होंने इसको बहका करके, ये बिना पढ़ा लिखा है तो इसको बहका करके वो पेपर ले लिया जिसमें एग्रीमेंट किया था हमने, वो इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स इनके पास हैं। मुकेश के मकान खरीदते समय हुए लेन देन से जुड़े सभी चश्मदीद कोर्ट में अपना बयान दर्ज करा चुके हैं। एक कोशिश पुलिस के जरिए सुलह की भी हुई और महिला ने माना कि उसने मकान बेचा है, लेकिन फिर भी वो पोजीशन देने से मना कर रही है। वहीं मुकेश के पास सभी सरकारी दस्तावेज मौजूद हैं जिसमें मकान मालिक के तौर पर उनका नाम दर्ज है। उस मकान का मेरे पास में टोकन नंबर है, रसीद है, मेरा बिजली का मीटर का बिल जो मैंने लगाया हुआ है, बिल वगैरह सब है मेरे पास में, राशन कार्ड है और इलेक्ट्रिसिटी सारा कुछ बिल है, और उसके सारे डिमांड लेटर्स भी है। उसका जो मीटर लगाने से पहले सबसे पहले डिमांड लेटर मिलता है वो भी है। उस घर के हर वो डॉक्यूमेंट्स हैं। और फिर मेरे जो बच्चे हैं जिन्होंने जन्म लिया उनकी जन्म पत्रियाँ भी उसी घर की हैं।
उसी एड्रेस के हैं। आर्थिक रूप से कमजोर होने की वजह से मुकेश का केस दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी लड़ रही है। सिविल कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद अब मुकेश के वकील अपीलीय कोर्ट तक पहुंच गए हैं, जहां मामले की सुनवाई जारी है। देखिए, सूट फॉर पोजेशन तब रोल में आता है जैसे कई प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें लोग, जैसे उन्होंने सेल डीड अगर नहीं कराई है, सिर्फ एग्रीमेंट टू सेल पे उनकी ये ट्रांजैक्शन हुई है, तो उसमें पार्टीज़ जो हैं वो एग्रीमेंट टू सेल कर लेते हैं। एंड अगर वो डॉक्यूमेंट वो उनसे मिसप्लेस हो जाता है या दूसरी पार्टी बाय फ्रॉड ले लेती है, फिर आपको कोर्ट में सूट फॉर पोजेशन डाल दिया जाता है। और ज़्यादातर यही होता है कि लोग पहले ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, बाद में वो कहते हैं कि नहीं जी हमने आपको ये प्रॉपर्टी बेची नहीं, और यही चीज़ इनके केस में हुई है। उन्होंने जो एग्रीमेंट था उसको मानने से बिल्कुल मना कर दिया। एंड अगर वैसे भी हम सूट फॉर पोजेशन जो है वो किसी भी हाल में डाल सकते हैं कि आप अगर जैसे एक घर में रहते हैं एंड आप कुछ दिनों के लिए बाहर चले आते हैं और आप देखते हैं कि नहीं जी ये तो मेरे घर का ताला तोड़ के कोई और इसमें रह रहा है, तो उस केस में भी पहले आप पुलिस को अप्रोच करते हैं। एंड अगर पुलिस आप कहती है कि यूजुअली सिविल मैटर है तो वह इंटरफेयर नहीं करते, तो फिर हमें सूट फॉर पोजेशन कोर्ट में डालना पड़ता है। सूट ऑफ रिकवरी ऑफ पोजेशन के तहत ऐसे कई मामले दर्ज होते हैं जिसमें संपत्ति का स्वामित्व होते हुए भी रहने का अधिकार नहीं मिलता। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन कॉलर्स हमारे साथ जुड़ने लग गए हैं। हमारे साथ गुजरात से अल्पेश जुड़ रहे हैं। स्वागत है अल्पेश जी, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी मैम, जानना ये चाहता हूँ। जी हेलो, पूछें। हाँ मैम, जानना मैं ये चाहता हूँ कि हमारा बाप दादा की जो जमीन होती है जिसे 70 साल से अगर हम लोग अकेले उसको खेती करके या तो हम संभाल कर रह रहे हैं, और बाकी के जो है बाहर या तो हमारे यहाँ घर जमाई जाने का रिवाज था तो घर जमाई गए हो, या तो अपना समझो कि कुछ धंधे के हिसाब से बाहर रह रहे हैं, तो मैम 60 साल के बाद में भी उसको क्या हम लोग अभी उसका हक देने लायक है या वो जानना चाहता हूँ। जी चलिए, ये जो बाप दादा की ज़मीन है, मतलब पैतृक संपत्ति है, और उसमें बेटी के अधिकार के बारे में पूछ रहे हैं। 7 साल हो गए हैं वो लोग दूर रह रहे हैं, खेती यही लोग कर रहे हैं, खेती बाड़ी, क्या अधिकार उनका बनता है? देखिए, बेटी का अधिकार बिल्कुल वैसे ही आज की डेट में माना जाता है जैसे कि बेटे का अधिकार है। जी 2005 अमेंडमेंट एक्ट हुआ था हिंदू सक्सेशन एक्ट में, उसके बाद से बेटी को भी एक को-पार्टनर के रूप में ही देखा गया है। जी लेकिन जब तक उस बेटी का पिता जब तक वो जिंदा हैं तब तक वो बेटी का उस प्रॉपर्टी का पार्टीशन ही हो सकता है, और पिता की मौत के बाद जो बेटी के हाथ में प्रॉपर्टी आएगी वो उसकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी के रूप में ही मानी जाएगी। तो उसके बाद उस प्रॉपर्टी में उसके बच्चों का कोई हक नहीं होगा। तो जब तक वो प्रॉपर्टी उनकी बेटी के पास है वो उनकी अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी ही रहेगी। जी बिल्कुल। सौरभ है हमारे साथ अगले कॉलर। सौरभ जी पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, पूछिए। मैम, मैं यह जानना चाहता हूँ, यदि किसी व्यक्ति ने किसी से जमीन खरीदी और उस जमीन का जो एक्चुअल अमाउंट है उस अमाउंट को उस व्यक्ति ने इंस्टॉलमेंट में पे करने की बात कही, और कुछ इंस्टॉलमेंट देने के बाद उसने अन्य इंस्टॉलमेंट देने से मना कर दिया, तो ऐसे में उस व्यक्ति को किस प्रकार दंड का प्रावधान है? थैंक यू मैम। जी सीधे दंड के बारे में ये पूछ रहे हैं, लेकिन जो यहाँ पर पेमेंट की बात है, मेरे ख्याल से यहाँ पे दोनों के बीच जो अग्रीमेंट है वो क्लॉज इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। क्या कैसे देखें उनकी क्वेरी को? जी जी भाई, अभी पेमेंट इन्होंने ये इनसे अभी लाइन पे है, सुन रहे हैं? हाँ ये सुन रहे होंगे, आप बताएं। आपका जो एग्रीमेंट हुआ था वो उसमें क्या कहते हैं आप कि उस पोजीशन उसको दे दिया था, सेल डीड उसके नाम कर दी थी, उसके बाद पेमेंट देना बंद किया है, या अभी सेल डीड होनी बाकी है, पेमेंट अभी देना बंद किया है? But he would not reward you. क्योंकि दोनों चीज़ों पे फर्क पड़ेगा ना। अगर तुमने प्रॉपर्टी आपने अभी तक दी नहीं है, हाँ पोजीशन दिया है या नहीं दिया है, अगर तुमने राइट्स ओनरशिप के ट्रांसफर किए हैं नहीं किए हैं, और पैसा नहीं देता सबसे पहले तो तुम आगे सेल नहीं करोगे, और उससे
वो उसके पैसे का फिर क्या है, जब उसको प्रॉपर्टी नहीं मिली तुम उसे कंपेल कर सकते शायद हो। कुछ और इसमें इंस्टॉलमेंट की बात है। जी सुधीर जी। मैम एक्चुअली क्या है, ये सेल कंप्लीट नहीं हुई है क्योंकि ये कह रहे हैं उनको पैसा पूरा नहीं मिला। जब सेल कंप्लीट नहीं हुई है तो आप पोजेशन उनसे वापस ले सकते हो, कानूनी तौर पे भी आप दिखा सकते हो कि इनको एग्रीमेंट के हिसाब से इतना पैसा देना था जो ये मना कर रहे हैं। अगर पोजेशन दे भी दिया है तो आप वापस ले सकते हो कोर्ट में जाकर, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आपको ये प्रूफ करना है कि एग्रीमेंट में इतना अमाउंट इनको पे करना था जो कि इन्होंने नहीं किया, जो इन्होंने बताया है। तो अगर पोजेशन दे भी दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप पोजेशन ले सकते हैं वापस कोर्ट में जाकर। जी बिल्कुल। संजय अग्रवाल हमारे साथ छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे हैं। संजय जी पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? संजय जी पूछिए। आप सभी से गुजारिश है टीवी का वॉल्यूम आप कम कर लें, उसके बाद हमें कॉल करें, बेहतर तरीके से आपसे फिर बात हो पाएगी। हम यहाँ पे समझना चाहेंगे, जैसे जो हमने केस स्टडी किया था उसमें जो सेल डीड है उसको लेकर ही दिक्कत आई। कई बार धोखे से भी कागजात इधर उधर हो जाते हैं या ले लिया जाता है। इसको कैसे अदालत देखती है? क्या वो पैरामीटर्स हैं जिससे ये साबित हो, क्योंकि बाकी सारे सरकारी कागजात उनके पास हैं कि वो मकान के मालिक हैं, इसे कैसे देखा जाए? देखिए, सबसे ज़्यादा मुश्किल आती है अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज़ में या ऐसे एरियाज़ में जहाँ पर कि लोगों का ये मानना होता है कि हम नोटराइज्ड डॉक्यूमेंट्स के थ्रू प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र करें। जी। जो हमारा कानून, जो भारत का कानून है, जो बहुत ही पुराना कानून है, उसके हिसाब से अगर आपने किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र करना है जिसकी वैल्यू 100 रुपये से ऊपर की है, तो उसका ट्रांजैक्शन जो सेल आप कर सकते हो वो एक रजिस्टर्ड सेल डीड के थ्रू ही हो सकता है। लेकिन आमतौर पे दिल्ली जैसे शहर में कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग नोटराइज्ड कागज़ों के थ्रू प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र करते हैं, जिसमें कि आपका एफिडेविट, अग्रीमेंट टू सेल होता है, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी होता है, विल, पोजेशन लेटर। इस तरीके से कुछ 5-6 तरीके के कागज़ बन जाते हैं। लेकिन वो सारे कागज़ सिर्फ नोटराइज्ड कागज़ होते हैं, सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाकर वो रजिस्टर नहीं करवाए जाते हैं। तो उससे होता यह है कि सब रजिस्ट्रार के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है उस प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र का। और जो मिस्चीवस लोग हैं, कई लोग जो लोगों को धोखा देना चाहते हैं, उनके क्या टैक्टिक्स रहते हैं कि एक बारी उन्हीं कागज़ों के बेसिस पर एक व्यक्ति को प्रॉपर्टी सेल कर दी। अब कोई प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड सिंस नहीं है रजिस्ट्रार के पास, तो सेम प्रॉपर्टी वो 2-3 और लोगों को सेल ऑफ कर देते हैं और उनसे सेल कंसिडरेशन ले लेते हैं। अब जिसको प्रॉपर्टी सेल ऑफ करी है, अगर 4 लोगों को सेल ऑफ करी है, तो हर व्यक्ति ये सोचता है कि मुझे पोजेशन लेटर मिला है और मैं उस प्रॉपर्टी का पोजेशन लूँ। अब ये 4 लोग जाएंगे कोर्ट में अपना पोजेशन मांगने के लिए, सूट फॉर पोजेशन फाइल करते हैं। तो इनमें दिक्कत ये आती है कि हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट की काफ़ी ऐसी जजमेंट्स हैं जिसमें ये क्लैरिफाई किया गया है कि नोटराइज्ड कागज़ों से कोई भी प्रॉपर्टी का अगर ट्रांसफ़र होता है तो वो डॉक्यूमेंट्स को वैलिड नहीं माना गया है, क्योंकि लॉ क्लियरली ये कहता है कि सेल ऑफ प्रॉपर्टी शुड बी डन ओनली बाय वे ऑफ अ रजिस्टर्ड सेल डीड। लेकिन इसको एक तरीके से और देख सकते हैं कि जैसे अगर कुछ एक कागज़, 5-6 कागज़ जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने बनवाए हैं, उनमें से अगर कोई एक आधा डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड भी है तो कोर्ट उसको बेटर टाइटल के तौर पे भी देख सकती है। लेकिन सबसे पहले तो कोर्ट ये देखती है कि जो व्यक्ति कोर्ट में आ रहा है एज अ प्लेंटिफ, उसके डॉक्यूमेंट्स क्या नेचर के डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर वो टोटली नोटराइज्ड डॉक्यूमेंट्स हैं तो फिर उसका सूट सक्सेसफुल होना पॉसिबल नहीं है। जी, बहुत अहम बातें आपने बताई। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका कॉल ले लेते हैं। योगेंद्र जी हैं। योगेंद्र जी पूछिए अपना सवाल। पूछिए योगेंद्र जी। चलिए तब तक एक हम मेल ले लेते हैं। ये मेल है अनीता जी का, और लिखती हैं कि एक एग्रीकल्चरल लैंड पे घर बना हुआ है और 2 भाइयों की प्रॉपर्टी है ये, लेकिन एक भाई काफ़ी दिन से बाहर रह रहे थे। अब जो है इस प्रॉपर्टी को बेचने की बात आ रही है, तो क्या इनके पास ये अधिकार है कि पार्टीशन करने के बाद ये इसे बेच सकें? पोजीशन इस वक्त इनके पास नहीं है, किराएदार यहाँ पर रह रहे हैं। कैसे इस मामले को हम देखें? बेचेंगे, अगर जिसको भी बेचेंगे उसे ऑनरशिप के साथ साथ पोजीशन भी तो देंगे ना। जी जी। तो बेच तो वही तभी पाएंगे जब पोजीशन देंगे, ऐसे बाहर बैठ के थोड़ी बेच देंगे। और अगर जॉइंट प्रॉपर्टी है तो सबके सिग्नेचर होने चाहिए।
सब मिलकर ही बेच पाएंगे। अच्छा, क्योंकि ये एग्रीकल्चरल लैंड के बारे में ये कह रहे हैं, तो क्या जो दाखिल खारिज की जो प्रक्रिया होती है उसके तहत भी इनको जाना होगा? उसके लिए भी इन्होंने पूछा है कि क्या हमें दाखिल खारिज भी इसमें करानी होगी? मतलब एग्रीकल्चरल लैंड को किस तरह से देखें? जी, म्यूटेशन भी क्या इसमें रोल आएगा? नहीं, म्यूटेशन का रोल बाद में। जैसे इन्होंने बोला कि 2 भाई हैं और इनके पास इन्होंने रेंट पे दिया हुआ है, एग्रीकल्चरल लैंड पे इनकी प्रॉपर्टी बनी हुई है, तो पहले तो इनको, अगर मान लीजिए इनका भाई नहीं मानता और इनको बेचना है, तो पहले तो इनको पार्टीशन, सूट फॉर पार्टीशन फाइल करना पड़ेगा, ताकि इनका शेयर उस पे हो क्लियरली डिफाइन और वो अपना शेयर बेच सकें। अभी क्या प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी अभी मिली जुली है, दोनों भाइयों की है, या तो दूसरे भाई की कंसेंट लेनी पड़ेगी, अदरवाइज पार्टीशन से आप अपना शेयर डिवाइड करिए प्रॉपर्टी का और आप उनको पोजीशन दे दीजिए अपने शेयर का, अगर आपको वो शेयर बेचना है जी। तो ये पहले क्लियर करना पड़ेगा। फिर दूसरी बात, ये टेनेंट है, टेनेंट से रेंट दोनों भाइयों को जा रहा होगा, क्योंकि टेनेंट वहाँ बैठा हुआ है। अब टेनेंट को भी फिर आपको अकॉर्डिंगली नोटिस देना होगा कि हाँ, हम अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं किसी थर्ड बायर को, और आपको भी इतना लिमिटेड टाइम है कि आप अपना ऑल्टरनेटिव ढूंढ लीजिए और हमें टाइम दीजिए कि हम आगे बेच पाएँ प्रॉपर्टी। जी बिल्कुल। एक और मेल है हमारे पास, शिवेंद्र कुमार है, इनका सवाल थोड़ा सा उलझा हुआ है। लिखते हैं कि मेरे जो मौसा हैं उनकी 2 पत्नियां हैं, एक और दोनों ही पत्नियों के बच्चे नहीं हैं, तो क्या जो दूसरी पत्नी है उनका संपत्ति में अधिकार है? अभिषेक जी। भाई, दूसरी पत्नी का तो अगर वो हिंदू हैं तो सेकंड मैरिज इज इलीगल, उनका ऐसा सच राइट नहीं है। उनके बच्चे होंगे तो उनका राइट होगा जी। अब ये इनके मौसा की बात कर रहे हैं, अगर मौसा जिंदा हैं जी तो वो अपनी प्रॉपर्टी बाय विल किसी को भी दे सकते हैं। लेकिन और दोनों वाइफ के बारे में अभी नहीं क्लियर हुआ इनकी मेल से कि उनमें से कौन जिंदा है कौन नहीं। दोनों ही हैं, दोनों जीवित हैं, लेकिन दूसरी पत्नी का क्या अधिकार है ये पूछ रहे हैं। नहीं, प्रॉपर्टी में तो राइट नहीं होना चाहिए जी। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का देखिए, जो सिचुएशन आज की डेट में लीगल एनालिसिस करने पर जो निकल के आया है जी, वो ये है कि पोस्ट 1956 हिंदू सक्सेशन एक्ट के बाद अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी मृत्यु के बाद उसके बच्चों के पास जो भी प्रॉपर्टी जाती है तो वो उनकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होगी। जी बिल्कुल। अब अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो रही है, जैसा कि सर ने कहा कि मृत्यु से पहले या तो वो विल कर दे जिसकी फेवर में उसने विल करना है, अगर वो इंटेस्टेट डाई होता है तो जो क्लास 1 लीगल एयर्स हैं उनको वो प्रॉपर्टी, क्लास 1 लीगल एयर्स में आते हैं उस व्यक्ति की वाइफ, उसके बच्चे, उसकी मदर जी, इन लोगों को प्रॉपर्टी में शेयर मिलेगा और इन लोगों के पास जो प्रॉपर्टी होगी वो अपनी ही प्रॉपर्टी होगी। तो जैसा कि आपने अभी मेल में बताया कि इनकी 2 वाइफ्स हैं, तो जो सेकंड वाइफ है उनकी, क्योंकि बाइगैमस मैरिज है हिंदू लॉ के अंदर, जो सेकंड मैरिज को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है, तो सेकंड वाइफ का प्रॉपर्टी में कोई राइट नहीं होगा, लेकिन जो फर्स्ट वाइफ है उनका राइट रहेगा। लेकिन लॉ ने बच्चों, जो सेकंड मैरिज के जो बच्चे होते हैं उनको भी राइट देने का प्रावधान बनाया हुआ है। तो इलेजिटिमेट चिल्ड्रन अगर कोई हैं फ्रॉम सेकंड मैरिज, दे विल नॉट बी डाइवेस्टेड ऑफ देयर राइट्स, दे विल गेट राइट्स इन द प्रॉपर्टी ऑफ देयर फादर। जी, यानी दूसरी पत्नी का अधिकार तो नहीं, लेकिन अगर दूसरी पत्नी के बच्चे हैं तो उनको अधिकार मिलेगा। लेकिन इस मेल के हिसाब से सिर्फ पहली पत्नी को अधिकार है संपत्ति में। हमारे साथ लक्ष्मी पाटिल जुड़ रही हैं आंध्र प्रदेश से। लक्ष्मी जी, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी। हमें हमारी जमीन बेची है, वो हमारे धोखा दिया है, हमारे पति को धोखा देकर जमीन लिया है, हमें धोखा देकर लिया है जमीन। अब कुछ कर सकते हैं क्या? जी, ये सवाल जो है इनका हमारे केस स्टडी से भी जुड़ा हुआ है। उसमें भी ऐसा ही हुआ कि पति का देहांत हो गया और पत्नी ने कहा कि बाप दादा की ज़मीन है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, उन्होंने क्या डील किया मुझे नहीं मालूम। अब ये कह रही हैं धोखा हुआ है, उसमें भी ऐसा ही हुआ था, उन्होंने कहा धोखा हुआ है। क्या अगर कागजी कार्रवाई पूरी हो गई है तो उससे क्या पत्नी उस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर जा सकती है, अलग फैसला ले सकती है? नहीं, वो अभी इनके फ़ोन से बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ किस तरह से धोखा दिया, क्या डॉक्यूमेंट बने क्या नहीं बने, पेमेंट लिया था नहीं लिया था, कितना हुआ था।
जैसे केस स्टडी थी उसमें सिर्फ एग्रीमेंट हुआ था, जी। सेल डीड नहीं थी। अब इन लोगों के पास क्या डॉक्यूमेंट्स है, जब तक ये क्लियर ना हो तब तक कैसे एक्शन ले सकते हैं? अगर सिर्फ पैसा लिया है और कोई डॉक्यूमेंट साइन ही नहीं किया है जी तो उसके लिए अलग रेमेडी है, तुम एफआईआर वगैरह लिखाओ। जी अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो उस डॉक्यूमेंट के बेस पे तुम अपना राइट क्लेम करने के लिए सूट फाइल कर सकते हो जी कि हमने पेमेंट दिया था, ये एग्रीमेंट हुआ है, इज नॉट फुलफिलिंग, तो सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में जाएंगे, आप प्रॉपर्टी लेने के लिए जाएंगे। तो जब तक डॉक्यूमेंट्स की क्लैरिटी ना हो, क्या डॉक्यूमेंट्स इनके पास हैं क्या नहीं है, तो बहुत मुश्किल है इसका जवाब देना बिना डॉक्यूमेंट्स जी के। सुधीर जी। आई थिंक जहाँ ये सारी बात आती है धोखे की, सबसे बड़ी बात ये आती है कि नेचर ऑफ प्रूफ क्या है आपके पास कि आपका धोखा हुआ। अगर वो आप एस्टेब्लिश कर पाते हो तो मेरे हिसाब से आपकी बेस्ट रेमेडी, आप नियरेस्ट आप पुलिस स्टेशन जाइए, उनके खिलाफ एफआईआर कहलाइए और चीटिंग का केस करिए। क्योंकि क्या है, कानूनी प्रावधानों में हमने देखा है सिविल सूट्स में काफ़ी टाइम लग जाता है ये प्रूफ करने में नेचर ऑफ ये चीटिंग क्या थी, कैसे फॉर्ज किए उन्होंने डॉक्यूमेंट्स। बट हाँ, अगर एक बार एफआईआर हो जाती है, पुलिस तफ्तीश हो जाती है, तो पुलिस तफ्तीश की जो रिपोर्ट बनती है उससे बहुत क्लियरली हो जाता है किस तरीके का धोखा हुआ, किसने धोखा किया, किससे बेनिफिट मिला उस धोखे से। तो इससे काफ़ी चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। तो जब भी कोई एलिगेशन लगाता है धोखे का और अगर उसके पास वैलिड प्रूफ है तो मैं आपको क्लियरली यही एडवाइस करूंगा कि आप पहले नियरेस्ट अपने थाने जाइए, वही वैलिड प्रूफ को लेकर वो सबमिट करिए वहाँ पे और उनको बोलिए मेरी एफआईआर जल्द से जल्द वहाँ पे दर्ज कराएं और इस पे तफ्तीश करें। बिकॉज पुलिस की रिपोर्ट उसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अगर वो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन वो एस्टैब्लिश कर लेता है कि हाँ ये चेन ऑफ रिकॉर्ड से हाँ इनको धोखा हुआ है, तो उसके कारण काफ़ी आसानी हो जाएगी इनको सिविल सूट में भी। जी बिल्कुल। योगेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। योगेंद्र जी, आप पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जी पूछिए। मैम, एक जमीन हम सिंचित खेती खरीदे थे मैम, जिसकी मालिकाना हक घिसली बाई थी। तो मैम वो अपने पति की दूसरी पत्नी थी और उन्होंने हमको बेचा, तो उनकी पहली पत्नी की जो लड़कियां हैं वो कहती हैं कि इस जमीन में हमारा हक है, जबकि उन्होंने उनके नाम की जमीन थी, उनके पति ने उनके नाम पे करवा के घिसली बाई के बेचा था। तो मैम मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या उन पहली वाली बेटियों का उन प्रॉपर्टी पे क्या हक है? बस मैम इतना ही सवाल है। नहीं, अगर उन्होंने जी ठीक, यही सवाल हमारी एक और कॉलर विमला का भी है। दोनों ही सवालों को हम ले लेते हैं। जी जैसा कि इन्होंने बताया कि सेकंड वाइफ की फेवर में इन्होंने पहले विल कर दी थी, तो जैसे ही सेकंड वाइफ की फेवर में विल कर दी है और विल तब जिसको कहते हैं फंक्शन में आती है या तब ऑपरेबल होती है जब जो जिसने विल करी है दैट पर्सन डाइज। तो अगर उनकी मृत्यु हो चुकी है और विल सेकंड वाइफ की फेवर में है तो वो सेकंड वाइफ एब्सोल्यूट ओनर बन जाती हैं प्रॉपर्टी की और वो अपनी मर्जी से उसको जैसे भी डिस्पोज ऑफ करना चाहें वो कर सकती हैं। तो इसमें सेकंड जो फर्स्ट वाइफ या फर्स्ट वाइफ की लड़कियां बच्चे हैं उनका कोई राइट नहीं बनता। विमला जी हमारे साथ हैं। विमला जी पूछिए। हाँ जी मैम, मैं ये पूछ रही हूँ कि मेरे फादर ने 4 शादियाँ कर रखी है। मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी, मेरी मम्मी पहली पत्नी की थी। हम 2 बेटियां हैं। जी आप पहली वाइफ हैं? जी आपकी मदर पहली वाइफ थी? हाँ जी हाँ मैम, मेरी मदर पहली वाइफ थी, मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी। हम 2 बेटियां थी। मेरे फादर को बेटा चाहिए था तो इसलिए वो 3-4 शादियाँ करते रहे हैं। अब उनकी चौथी बीवी से एक बेटा और एक बेटी है। अब वो लोग ये चाहते हैं, मेरे फादर भी हैं, अभी जिंदा है, फादर भी ये चाहते हैं कि मैं यहाँ पे ना आ रहा हूँ। मेरा एक्चुअली 498 का केस चल रहा है जी। तो रोहिणी कोर्ट में। फादर जिंदा है। हाँ, पिता इनके हैं, जीवित हैं। आप क्या जानना क्या चाह रही हैं? आप पैतृक संपत्ति में अधिकार को लेके सवाल पूछना चाह रही हैं? हाँ जी हाँ, मैं अपने अधिकार को लेके सवाल पूछना चाह रही हूँ कि मैं फिर मेरे फादर ने अपनी ये दूसरी तीसरी शादियों के चक्कर में हम दोनों बहनों का बाल विवाह करा था। तो ठीक है, चलिए, बहुत सारे मसले हैं इसमें, लेकिन सीधे तौर पर इनकी जो माता थी वो पहली पत्नी थी जो अब नहीं है, और पिता है लेकिन पिता शायद प्रॉपर्टी नहीं देना चाहते हैं। जी सुधीर जी। नहीं, अगर आपके पिता आपको प्रॉपर्टी नहीं देना चाहते तो इसमें आपका हक नहीं है, बिकॉज अभी पिता जीवित हैं और वो किसी को भी प्रॉपर्टी दे सकते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि पिता की अपनी सेवा करिए और उनको बताइए अपनी मुश्किलें, ताकि वो आपका समझें और आपको कुछ हक दें अपनी प्रॉपर्टी में, ताकि आपका जीवन भी थोड़ा आराम से गुजरे। जी, एक सवाल इससे जुड़ा हुआ ये पूछना चाह रही हूँ मैं कि अगर पिता की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है तो उसमें तो पूरी तरह से उनकी इच्छा है, लेकिन अगर दादा लाई संपत्ति है, पैतृक संपत्ति है, तो क्या वहाँ पर इनके अधिकार बनते हैं?
एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में काफी हद तक राइट्स बनते हैं, तब ये सभी बच्चों के अधिकार हो जाएंगे, सभी जितनी पत्नी है, बच्चों के उनके अधिकार होंगे। उस केस में पार्टीशन सूट फाइल कर सकती हैं अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है। और अगर फादर की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है तो आज की डेट में इनका कोई राइट नहीं बनता ये उस प्रॉपर्टी पार्टीशन पे। सूट फाइल करने के लिए भी क्या जब तक पिता जिंदा हैं तब तक ये नहीं कर सकती? नहीं, बिल्कुल हो सकता है, कर सकती हैं। पिता जिंदा है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के लिए कर सकती हैं, लेकिन सेल्फ एक्वायर्ड अगर प्रॉपर्टी है तब कहाँ से करेंगे? चलिए एक और कॉलर है, दुर्गा शंकर है हमारे साथ। दुर्गा जी पूछिए अपना सवाल। मैडम ये हमने रजिस्ट्री करवाई थी, मतलब जमीन खरीदी थी 96 के साल में। अब वो सामने वाले ने हमारे रजिस्ट्री नहीं करवाई और पूरे पैसे वो ले चुका और उसके पीछे पीछे हम घूम रहे हैं। 18 साल हमारे पास जमीन को हो चुका है। जी, आपने मामला दर्ज कराया है, केस किया है? मुकदमा भी दर्ज करवाया, लेकिन उसकी जो बहनें हैं, जो जमीन के विक्रय जिसने करे थे हमारे लिए, जिसने बेची थी वो जमीन की, उसका जो बहनें हैं ना, उन्होंने हमारे ऊपर केस भी दर्ज कर दिया। तो हमारी कोई गलती नहीं है, हमने उस पार्टी से जमीन खरीदी। 18 साल हमारे पास जमीन हो चुका है जी। लेकिन वो लोग कह रहे हैं हम वापस लेंगे, और जमीन जिसने बेची वो कुछ जवाब नहीं दे रहा हमारे लिए। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे पास डॉक्यूमेंट क्या है जमीन के इनके पास खरीदने जो के? सबसे बड़ी बात ये बता रहे हैं कि रजिस्ट्री नहीं हुआ, पैसे सारे ले लिए गए इनसे, रजिस्ट्री इनकी नहीं कोई हुई एग्रीमेंट है। हुआ होगा जी। रजिस्टर्ड या नहीं? कोई दस्तावेज है दुर्गा शंकर जी आपके पास? हाँ, एग्रीमेंट हुआ था मैडम, वो ये स्टाम्प पेपर में लिखा गया था, उसको साधारण स्टाम्प पेपर में नहीं था। और आपने केस क्या फाइल किया हुआ है? हाँ, मुकदमा दर्ज करवाया था। कहाँ पे? सिविल है, क्रिमिनल है, कहाँ मुकदमा दर्ज कराया है? कौन सा केस दर्ज कराया है? क्या सिविल मुकदमा दर्ज कराया है या क्रिमिनल मुकदमा दर्ज कराया है? वो क्रिमिनल आए वो तो इन्होंने सिविल सूट भी कोई फाइल नहीं किया हुआ। जी, सिविल सूट नहीं किया है। ऐसे बहुत मामले आते हैं जहां पैतृक संपत्ति बिना कंसेंट के बेच दी जाती हैं और फिर उसके बाद लिमिटेशन भी तो होगी। जी जी, इसमें क्या बड़ी बात है? देखें, प्रॉपर्टी लेने के लिए अगर उन्होंने पैसा दिया है, इनके पास कोई एग्रीमेंट है तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट ये फाइल कर सकते थे, लेकिन अभी बता रहे हैं 18 साल हो गए हैं और उन्होंने आज तक नहीं किया, तो ये इनका मैटर शायद फाइल हो भी ना सके। जी, लिमिटेशन से बात होगा। जी, अब इनके पास जो मामला चल रहा है उसी में इनके पास उसी में अगर कुछ रिलीफ मिल जाए कि क्रिमिनल कोर्ट उन्हें प्रॉपर्टी देने की डायरेक्शंस नहीं दे सकती हैं। क्रिमिनल कोर्ट में इनके सामने बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, साबित करना है कि हाँ फोर्जरी हुई है। अगर सिविल नेचर का डिस्प्यूट है तो उस पर लॉ बहुत क्लियर है, फिर क्रिमिनल कोर्ट्स उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती हैं। आपने लिमिटेशन की बात कही थी, उसमें क्या कुछ पीरियड का जिक्र है? कब तक? जैसे इन्होंने कहा 18 साल हो गए हैं, तो इनके पास क्या अब वो रिलीफ? 3 साल का होता है। जी जी, काफ़ी समय बीत चुका है। आप अगर सिविल कोर्ट जाते, लेकिन उसके लिए काफ़ी समय बीत चुका है, यानी आपके पास अब क्रिमिनल केस में ही रिलीफ है। दुर्गा जी, चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं पैतृक संपत्ति क्या है, उससे जुड़े हुए कानून क्या कहते हैं। जो संपत्ति या ज़मीन आपके बुज़ुर्ग छोड़कर जाते हैं उसे पैतृक संपत्ति कहा जाता है। और इससे जुड़े कानून की अगर हम बात करें तो हिंदू कानून के मुताबिक संपत्ति पैतृक संपत्ति और खुद की कमाई हुई संपत्ति में बटा हुआ है। 2 तरह की संपत्ति है। पुरुषों की 4 पीढ़ियों तक विरासत में मिली संपत्ति ही पैतृक संपत्ति कहलाती है। पैतृक संपत्ति में हिस्से का अधिकार है और जन्म के बाद से ही ये अधिकार आपको हासिल हो जाता है। पिता और उसके बेटे का प्रॉपर्टी पर बराबर हक है। पहली पीढ़ी का हिस्सा यानी पिता और उसके भाई बहन पहले ये तय होगा, उसके बाद आपकी बारी आती है। दिल्ली हाई कोर्ट का 2016 में फैसला आया, बेटे का माता पिता की कमाई हुई संपत्ति पर कोई कानूनी हक नहीं है। बेटे अगर शादीशुदा हों या कुंवारे हों, घर में रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। मतलब आप दावा नहीं कर सकते कानूनी तौर पर कि हम यहाँ रहेंगे, ये आपके माता पिता पर है। बहू को भी सास ससुर के घर में रहने का कानूनी हक नहीं है। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून 2005 के मुताबिक पैतृक संपत्ति में बेटों के साथ बेटियों को भी बराबर उत्तराधिकार का दर्जा है, जैसा हमारे एक्सपर्ट्स ने बताया। अगर पिता की मृत्यु 2005 से पहले नहीं हुई हो, मां की ओर से मिली संपत्ति पैतृक संपत्ति नहीं मानी जाएगी। इसके अलावा बंटवारे के बाद हर उत्तराधिकारी को मिला हिस्सा उसकी खुद की कमाई हुई संपत्ति कहलाएगी। और डीवी एक्ट के तहत बहू को सास ससुर के मकान में रहने का अधिकार नहीं है।
पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 में सास ससुर को राहत दी गई है। हमवारिस यानी कोपार्टनर्स पैतृक संपत्ति में अपना हिस्सा ही बेच सकते हैं, लेकिन उसके लिए पैतृक संपत्ति में उसे अपना हिस्सा मिलना ज़रूरी है। तो ये बेहद मोटी और अहम बातें हैं पैतृक संपत्ति से जुड़ी हुई। यहाँ पर मैं समझना चाहूँगी क्योंकि कई ऐसे अहम केस आए जहाँ बेटियों को उत्तराधिकारी माना गया, कर्ता माना गया परिवार का। यहाँ पे बेटियों के पास सीधे तौर पर क्या विकल्प होता है शादी के बाद भी, या शादी अगर वो सिंगल हैं तो भी किस तरह से पैतृक संपत्ति में उनके अधिकार काम करते हैं? जैसा कि मैंने बताया कि बेटियां भी को पार्टनर ही हैं और उनकी इक्वल राइट्स हैं अपने भाइयों की तरह जी। तो अगर बेटी की शादी हो चुकी है या अगर वो अविवाहित है अभी भी और वो चाहती है कि प्रॉपर्टी में उसको हिस्सा मिले तो वो सूट फॉर पार्टीशन फाइल कर सकती है, इतना वो हक रखती है और इक्वल राइट उसको अपने ब्रदर्स के साथ, अपने भाइयों के साथ उस प्रॉपर्टी में मिलेगा। तो सूट फॉर पार्टीशन फाइल करने के जो कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो नोट करते हैं, एक तो कोर्ट फीस एक्ट होता है, उसमें जी। कितनी कोर्ट फीस फाइल करनी होती है, वो चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। तो दूसरी चीज़ है कि जो प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू होती है उस हिसाब से किस कोर्ट में सूट जाएगा, केस फाइल, दावा फाइल होगा, जूरिसडिक्शन का, पेक्यूनरी जूरिसडिक्शन वो डिसाइड होता है जी। तो अदरवाइज इक्वल राइट्स हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। जब भी वो चाहे वो अपना पार्टीशन का दावा फाइल कर अभिषेक जी, आपसे मैं जानना चाहूँगी इसमें कि लेकिन अगर पिता की कमाई हुई संपत्ति है, सेल्फ अक्वायर्ड संपत्ति है, तो क्या उसमें भी बेटी क्लेम कर सकती है? डेफिनेटली, जितना इक्वल राइट्स हैं, जो भाई के पास राइट है वो बहन के पास राइट है। एक जो मिसकंसेप्शन हमारी सोसाइटी में पुराने टाइम से चलता आ रहा है कि बेटी की शादी कर दी, विदा कर दिया, अब उसका कोई राइट नहीं है। भाई लोग ये समझते हैं कि मेरी बहन को तो दूसरे घर की हो गई है, उसे कोई राइट नहीं देना। ऐसा नहीं है, लॉ बिल्कुल क्लियर है। 2005 के बाद तो एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी में भी पूरा राइट है। अगर एक बेटा फादर के जिंदा रहते ना तो बेटा फाइल कर सकता उसकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में, ना बेटी फाइल कर सकती है पार्टीशन सूट। मरने के बाद जैसे बेटा फाइल कर सकता है वैसे बेटी फाइल कर सकती है और उनका इक्वल राइट है, वो देना पड़ेगा और देना भी चाहिए। हमारे 2 बच्चे होते हैं, एक भाई और बहन, जब तक बेटियां हैं घर में, अगर 2 बेटियां हैं किसी की, तो हर पेरेंट्स अपने प्रॉपर्टी इक्वली बेटियों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लेकिन अगर एक बेटा हो गया और एक बेटी होगी तो बेटी का सारा हिस्सा खत्म, सिर्फ बेटे को जाएगा। बिल्कुल, ये मिसकंसेप्शन सोसाइटी से निकलनी चाहिए। बिल्कुल सुधीर जी, लेकिन एक सवाल, जैसे कि कुछ कॉल्स भी आए थे, क्या बिना बेटी के कंसेंट के आप एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बेच सकते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चरल हो या रिहायशी हो, बेच सकते हैं क्या? नहीं, इसमें तो बेटी का कंसेंट लेना पड़ेगा। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो उसके पिता को भी लेना पड़ेगा। सारे को पार्टनर्स का कंसेंट होकर ही प्रॉपर्टी बेची जा सकती है, ये तो बहुत क्लियर है। अगर माइनर है तो हाँ, उसके फादर उसके बिहाफ पे बेच सकते हैं, बट इट हैज टू बी फॉर द बेनिफिट ऑफ द माइनर। बट अदरवाइज अगर वो मेजर है तो उसका कंसेंट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जैसे उसके बेटे का इंपॉर्टेंट है। जी बिल्कुल। चलिए, कॉलर है हमारे साथ, तारा जुड़ रही हैं। तारा जी, पूछिए अपना सवाल। जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरे बाबा जो है वो हम लोग को प्रॉपर्टी देना नहीं चाहते। हम 4 भाई बहन हैं, हम लोग को मारते पीटते थे। तो सर मैम, हम चाहते हैं कि मतलब हम उनसे प्रॉपर्टी अपनी कैसे ले सकते हैं? वो प्रॉपर्टी किसकी है? इनकी प्रॉपर्टी किसकी है? प्रॉपर्टी किसकी है तारा? जी, मेरी जैसे मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए तो वो देना नहीं चाहते हम लोगों को। हम लोगों को मारते पीटते थे। तो मैम, मैं चाहती हूँ उनसे हम लोग कैसे ले सकते हैं? आप अपने बाबा के साथ आप रहते हैं या अलग रहते हैं? जी नहीं, बाबा ने हम लोगों को अलग कर दिया है। और क्या जो पैतृक संपत्ति है उसका बंटवारा हुआ है आपके घर पे? जी नहीं, बंटवारा नहीं किया है। हम लोगों का खाली एक कमरा, वो भी प्लास्टर नहीं हुआ है, वो अलग मतलब एक बहुत मतलब जंगल टाइप में उसमें बनवा दिया है। तो मम्मी हम लोगों को लेकर बाहर निकल गई। चलिए ठीक है तारा, हम आपके सवाल को रखते हैं। ये कह रही हैं कि पिताजी इनके नहीं रहे, दादा हैं, लेकिन दादा कोई संपत्ति इन्हें नहीं देना चाहते हैं। तो संपत्ति थी किसके नाम पे, पिता के नाम पे या दादा के नाम पे? हम ये मान के चलते हैं यहाँ पर कि पैतृक संपत्ति को लेकर इनका सवाल है। नहीं, पार्टीशन सूट तो ये डाल सकती हैं। और ये जैसे इसकी मदर बाहर रह रही हैं, इनका उस घर में रहने का मैट्रिमोनियल राइट भी है, उस घर में रहने का। ये लड़कियां अगर अनमैरिड हैं तो इनका भी राइट है, तो ये जाके रह तो सकती हैं। जी।
और पार्टीशन सूट साथ में फाइल कर सकती हैं। जी, लेकिन अभी लेकिन हाल ये में लोग अलग रह रहे हैं जैसे लेकिन इन्होंने अभी जो बताया। सीनियर सिटीजन्स को जो रिलीफ देते हुए हाई कोर्ट के जो फैसले आए हैं, जिसमें कहा गया है कि अगर कॉर्डियल रिलेशन नहीं है तो उसमें अलग रखा गया है बहुओं को कि डीवी एक्ट के तहत भी वो नहीं क्लेम कर सकते हैं, उसे हमने शामिल भी किया है प्रोग्राम में। तो क्या अगर इस तरह से मामले आते हैं और सीनियर सिटीजन चले जाएं रिलीफ मांगने के लिए कोर्ट में, तो क्या तो वो अधिकार तब कोर्ट मिलेगा? दोनों का वेटेज देख के डिसाइड करेगी ना। एंड मोर ओवर वो पॉइंट तब वैलिड है अगर वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है सीनियर सिटीजन्स की। जी, अगर वो पैतृक संपत्ति है तो उसमें उसका बेटे का भी उतना ही हक है जितना उनके फादर का है। जी, तो बेटे का हक है तो वो अपनी वाइफ के साथ वहां रह सकता है, वो बेटे की मर्जी पर है। बट हाँ, उसकी वाइफ का कोई हक नहीं है मांगने के लिए। पैतृक संपत्ति में उसके बेटे का हक है, अगर वो अपनी वाइफ के साथ भी रहना चाहे तो वहां रह सकता है। बट हाँ, उसकी वाइफ का कोई हक नहीं है मांगने के लिए कि मेरा हक है वहां पे रहने का। तो यही कोर्ट ने बताया है कि पैतृक संपत्ति में डेफिनेटली सबका राइट है जो को पार्टनर्स है रहने का वहां पे, जैसे इनका भी है, इनकी मदर का भी है राइट। अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो ये सूट फॉर पार्टीशन फाइल करके वहां रह सकती हैं, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। जी बिल्कुल। एक और कॉलर हमारे साथ दीपक जुड़ रहे हैं। दीपक जी पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, पूछिए। मैम मैं ये जानना चाहता था, हम 4 भाई हैं, माता जी और बाबूजी के जाने के बाद हमने म्यूचुअली सारी जमीन को एक दूसरे में बांट लिया। लेकिन मैम हमारे वो जमीन मतलब कानूनी प्रक्रिया के थ्रू हमारे नाम पे नहीं है, तो वो हमने म्यूचुअली एग्रीमेंट के थ्रू सारी जमीन को बांट लिया। तो मैं ये जानना चाहता था कि उसकी कानूनी प्रक्रिया क्या है जिसके द्वारा वो जमीन हमारे चारों भाइयों के नाम पे अलग अलग जैसे बट जाए। और मैम क्या एक अकेला भाई कोई वो सारी जमीन को चोरी छिपे बेच सकता है क्या? रेलिंक्विशमेंट डीड बना के ये फैमिली पार्टीशन रजिस्टर्ड तो कराना पड़ेगा ना। अगर रजिस्टर्ड हो गया डॉक्यूमेंट, ये तो रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड करा लेंगे जब चारे भाइयों की कंसेंट है तो। जी, इसमें क्या प्रॉब्लम है? एसेंशियल है कि जो फैमिली सेटलमेंट या पार्टीशन डीड अगर इन्होंने एग्जीक्यूट कुछ करी है तो वो रजिस्टर हो, क्योंकि कानून के हिसाब से कोई भी डॉक्यूमेंट जिससे कि किसी व्यक्ति में कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी में ओनरशिप क्रिएट होती है या कम होती है, तो ऐसा डॉक्यूमेंट रजिस्टर ज़रूर होना चाहिए। जी, रजिस्टर होना चाहिए। और क्या बेच सकता है? नहीं, बेच नहीं सकता वो। अगर फैमिली अगर आपस में इन्होंने बैठ के कंसेंशुअल एक एग्रीमेंट बना लिया है तो उस हिसाब से उस भाई का केवल उतना ही शेयर है उस जिसमें जितना उनका एग्रीमेंट के हिसाब से है। बट जैसा मैडम ने कहा कि हाँ, इसको आप एग्रीमेंट को रजिस्टर करा लेंगे तो कानूनी वैलिडिटी इसकी बहुत बढ़ जाएगी और आपका हक भी सेफ रहेगा हमेशा के लिए। अपना अनडिवाइडेड शेयर तो फिर भी बेच सकता है वो। जी जी। एक कॉल देखिए, मेल है हमारे पास अश्विनी सिन्हा का। लिखते हैं, मेरी पैतृक संपत्ति है, उसमें जो मेरी दादी हैं वो हमें कुछ नहीं देना चाहती और वो बोलती हैं कि ये मेरे हस्बैंड की संपत्ति है, मतलब दादा की संपत्ति है, और 2001 से घर से बाहर भी निकाल दिया है, हम वहाँ पे रह भी नहीं रहे हैं। तो क्या दादा की संपत्ति में हम अपना अधिकार मांग सकते हैं? वही बात, सीनियर सिटीजन्स को कितना परेशान करेंगे भाई। नहीं अगर दादी को इस लेवल तक वो लाए हैं, वो उन्हें संपत्ति नहीं देना चाह रही है, अब ये दादी के अगेंस्ट केस भी फाइल करेंगे। नहीं, अगर देखिए दादा की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है और अगर उन्होंने कोई विल नहीं बनाई है तो इनका भी उतना ही हक है जितना उनकी दादी का है। लेट अस बी क्लियर अबाउट दैट। वो परेशान ना परेशान करना वो अलग बात है, वो अपना पारिवारिक मसला है। लॉ बहुत क्लियर है, अगर वो उनकी डेथ हुई है, उन्होंने कोई विल नहीं बनाई, तो जो बाकी बच्चे भी हैं, दादी और उनके जो बच्चे हैं, उनमें इक्वली बंटवारा होगा उस प्रॉपर्टी का। और वो रह नहीं पा रहे हैं उस प्रॉपर्टी, रह नहीं पा रहे तो सूट फॉर पार्टीशन फाइल कर सकते हैं, हक मांग सकते हैं, सूट फॉर पोजेशन मांग सकते हैं, अपना वहां रहने के लिए कमरा मांग सकते हैं। कानूनी तौर पे इनका राइट उतना ही बनता है। हाँ, लेकिन अगर दादा ने विल करी हुई है दादी के नाम पे तो वो दादी की प्रॉपर्टी है, तब नहीं घुस पाएंगे उसके अंदर। जी, बहुत अहम जानकारी आपने दी है। विल यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक और कॉलर है हमारे साथ, राजस्थान से पंचक हैं, पूछिए। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि यदि किसी लड़की की शादी कम उम्र में हो जाती है और उनके पति और ससुराल वाले उनको अगर प्रताड़ित करे और ऐसे में लड़की कमाने योग्य नहीं है, तो उसकी जिंदगी जो वो तो नरक हो ही जाएगी। तो शायद वो अपने मायके की तरफ देखती है तो उसके पिता और उसके भाई उसको संपत्ति देने से मना कर देते हैं, तो ऐसे में लड़की का क्या अधिकार होगा? कंचन, ये आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आपका तलाक हो गया है?
जी मैम नहीं, उनको सिर्फ प्रताड़ित किया जा रहा है, वो सीधे अपने मायके आ चुकी है। ठीक है, डिपेंडेंट है ये अपने मायके पे। एग्जैक्टली हिंदू सक्सेशन एक्ट में जो अमेंडमेंट आया है वो इसी कारण आया है कि कभी कभी क्या होता है कि लड़की की अपने पति से नहीं बनती है और उसके ससुराल वाले उसको प्रताड़ित करते हैं, तो इसलिए अमेंडमेंट आया है कि वो वापस अपने घर जाके अपना हिस्सा मांग सकती है, और अगर उसके माँ बाप या उसका भाई उसको हिस्सा नहीं देता तो वो केस फाइल कर सकती है और अपना हिस्सा ले सकती है कोर्ट से। और साथ ही साथ अपने जो हस्बैंड वगैरह के अगेंस्ट में वो अलग से केस भी फाइल कर सकते हैं 498 वगैरह के। जी बिल्कुल, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में मेंटेनेंस के लिए। कई मेल आ रहे हैं, इसमें से मैं चुन नहीं पा रही हूँ कि कौन सा लूँ, लेकिन एक बार फिर से हम कोशिश करते हैं। जो दादा लाई संपत्ति को लेकर है, स्वप्निल मारवारे हैं, लिखते हैं कि मेरे दादा के 2 बेटे हैं और ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर ही अब नहीं है, और एग्रीकल्चरल लैंड है 8 एकड़ की, और इसे जो एक भाई हैं उन्होंने अपने कब्ज़े में रखा हुआ है, तो क्या मैं इसमें हिस्सा पा सकता हूँ? ये शायद दूसरे भाई के बेटे हैं जी, यानी इनके चाचा के पास ज़मीन का अधिकार है। वही सूट फॉर पार्टीशन विद पोजीशन फाइल करना पड़ेगा इन्हें। बिल्कुल हिस्सा बनता है इनका, बनता है जी, हिस्सा बिल्कुल बनता है। मोहित है हमारे साथ, दिल्ली से जुड़ रहे हैं। मोहित जी पूछिए सवाल अपना। हेलो, एक मिनट। हेलो जी पूछिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, मैं मोहित बोल रहा हूँ दिल्ली से। मैम सन 98 में मेरे फादर और मेरे ताऊ ने एक प्रॉपर्टी ली थी 500 गज का प्लॉट, ये था गाजियाबाद में जी। तो मैडम इसके जो पूरे ऐसे थे 400 गज के पैसे मेरे ताऊ ने दिए थे और 100 गज के मेरे फादर ने। तो जो उसकी बटौनिक थी तो ये मेरे ताऊ के नाम हो गई थी जी। तो जो हमारे बंटवारा हुआ 2000 में पूरी प्रॉपर्टी का, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का, तो ये सब कुछ बंटवारे के बाद जो 500 गज का प्लॉट था तो ताऊ ने कह दिया कि इसमें कोई हिस्सा तेरा नहीं है, ये सब मेरा ही है। तो उसने पहले ही ताऊ ने मेरे तो एक नोटरी का पेपर साइन कर दिया था कि मेरा फादर ने दिए हैं, तो जैसे चाहेगा मैं मार दूंगा ये, तो देने से मना कर रहे हैं, तो हम उसमें कुछ कर सकते हैं? देखिए कुछ प्रॉपर्टीज़ में ऐसा भी होता है कि 2 लोगों ने पैसे लगाए, किसी ने ज़्यादा किसी ने कम, उसी हिसाब से वो शेयर भी मांगते हैं। तो जी ये मिसकंसेप्शन है जो बहुत ही प्रेवलेंट है। लोगों को लगता है कि जैसे जैसे इन्होंने सिचुएशन बताया कि 2 लोगों ने प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए अपने फंड्स को पूल किया, लेकिन वो प्रॉपर्टी एक पर्टिकुलर ब्रदर के नाम पे हो गई। तो अनफॉर्चुनेटली अगर दूसरे ब्रदर के नाम पर नहीं हुई है प्रॉपर्टी, तो जिसके नाम पर है प्रॉपर्टी ओनर उसी को ही समझा जाएगा। जी बिल्कुल। ये सवाल है रितेश कुमार का, ये लिखते हैं मेरे पिताजी ने अपनी पैतृक संपत्ति मेरे छोटे भाई की पत्नी के नाम पर रजिस्ट्री कर दी है, पिताजी की मृत्यु हो गई है, क्या मेरा हिस्सा उस संपत्ति में है? बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। पिता यहाँ पर बिल्कुल स्वतंत्र हैं कि वो किसे संपत्ति देना चाहते हैं। वो दे अगर चुके हैं। उनकी संपत्ति अगर किसी के नाम, लेकिन अगर पैतृक संपत्ति में कुछ किया हो? नहीं कुछ नहीं जी। अनिल हमारे साथ जुड़े हैं यूपी से। अनिल जी पूछिए। नमस्कार मैम। मैम मेरा एक प्लॉट है, उस पे एक वकील साहब ने जबरन कब्जा कर रखा है जी। हमारी रजिस्ट्री भी हो चुकी है और सब कुछ हमारे पास है, लेकिन पुलिस भी नहीं सहयोग कर रही है, झूठे मुकदमे कर रहे हैं, वहां से भी उनको कोई रिलीफ नहीं मिला है और हमको अपने प्लॉट पे जाने नहीं दिया जा रहा है। कोई केस फाइल किया है? जी केस जो उन्होंने फाइल किया था उसको हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। आपने कोई केस फाइल किया है अपना कब्जा लेने के लिए? सर मैंने एसडीएम साहब के पास सरोजनी नगर में कई बार कंप्लेन करी है। कोर्ट में केस फाइल कीजिए अपना कब्जा लेने के लिए। जी। कोर्ट में करें। एसडीएम के यहाँ कुछ नहीं होगा, आप सिविल कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस फाइल कीजिए अपना कब्जा लेने के लिए, वहाँ से आपको रिलीफ मिलेगा अगर आपके हक में पेपर्स हैं प्रॉपर्टी के। जब प्रॉपर्टी आपकी है, आपके नाम पे कागज हैं, तो कोई कोर्ट आपको मना नहीं कर सकता, चाहे वो वकील कब्जा करे, चाहे कोई नेता कब्जा करे। आप कोर्ट में जाइए, आपको जल्दी से जल्दी हक मिलेगा आपका कानूनी तौर पे। आप घबराइए मत। आप वकील है, चाहे कोई नेता है, चाहे कोई पुलिस वाला है, चाहे जबरन कब्जा है, तो उनका कब्जा इलीगल है एज पर लॉ। आपको जल्दी से जल्दी केस फाइल करना चाहिए, क्योंकि आपको जब पता है कि वो आपका प्रॉपर्टी पे जबरन कब्जा करके बैठे हुए हैं और आप तब भी केस फाइल नहीं कर रहे हैं, तो ये आपकी गलती है।
जी बिल्कुल। और शायद कई ऑर्डर्स में ये कहा गया है कि आप अपने प्रॉपर्टी का कब्जा बलपूर्वक भी ले सकते हैं, ये अधिकार भी शायद दिया गया है। फिर भाई 3 साल की लिमिटेशन खत्म हो गई, लिमिटेशन का भी लिमिटेशन का इश्यू आ जाएगा, इसलिए मैं हमको बता रहे हैं कि आप जल्दी से जल्दी केस फाइल करिए, आप लड़िए। कोई भी बैठा हो, मैं कह रहा हूँ वकील हो, नेता हो, कोई पुलिस वाला हो, जिनसे भी लोगों को डर लगता हो, कानूनी तौर पे कोर्ट के लिए सब एक बराबर है। और आपके पास अगर कागज है तो आप बेझिझक जाइए कोर्ट में, आपको न्याय जरूर मिलेगा। ये जो पीरियड की बात, लिमिटेशन की बात आपने कही है, कई ऐसे ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट में आए जहां टाइटल व्यक्ति के पास नहीं था, 12 साल से ऊपर कब्जा रहा किसी के पास, पोजीशन रहा, जी एडवर्स पोजीशन के मामले में, तो वहां पर रिलीफ नहीं मिलती। लेकिन कई बार टाइटल अगर आपके पास है तो उसमें रिलीफ मिली भी है। कैसे देखें इस मामले में? एडवर्स पोजीशन का बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा लॉ है, उसमें ये दिखाना पड़ता है कि ऑनर की जानकारी में तुम पोजीशन में थे, उसने जानते बूझते तुम्हारे अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया, तुम्हें रियल ऑनर का बताना पड़ेगा कि कौन रियल ऑनर था, तुम उसके कब्जे में थे, उसने तुम्हारे अगेंस्ट कोई केस ना फाइल करा हो इस बीच में, उसने तुम्हें परमिशन ना दे रखी हो, सपोज तुम लाइसेंस पे, लीज पे ना रह रहे हो उस प्रॉपर्टी में। ऐसी सिचुएशन के बाद अगर इन सारे टेस्ट को पार करते हुए तुम्हें 12 साल गुजर जाते हैं, तब वो एडवर्स पोजीशन का तुम क्लेम कर सकते हो। जी जी। एक सवाल है अमित कुमार का, लिखते हैं, इन केस ऑफ लॉस्ट ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ओनरशिप डॉक्यूमेंट, हाउ ओनर कैन गेट अ सर्टिफाइड कॉपी, whether it can be asked through RTI? जी, सर्टिफाइड कॉपी तो सब जैसे कि पहले बताया कि सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में अगर रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं तो वहाँ से कॉपी निकलवा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर जो नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके नोटराइज डॉक्यूमेंट्स है जिसका कहीं किसी सरकारी दफ्तर में रिकॉर्ड नहीं है, तो उस चीज़ का तो कोई इलाज नहीं है, उस चीज़ का कोई सोल्यूशन नहीं निकल सकता। जी, हरप्रीत हमारे साथ जुड़ रही हैं बिहार से। हरप्रीत जी पूछिए अपना सवाल। मैडम बोले कि अगर 10 साल तक कोई अवैध कब्जा है जमीन पे तो उसको हटाने का कोई कानून? जी हम चर्चा कर रहे थे उस पे। जी 10 साल हो गए इन्हें। नहीं, अगर अवैध कब्जा है, कब्जा किसकी जमीन पे, सवाल ये है ना। पर्सनल जमीन है सर। हाँ, तुम्हारी जमीन है या सरकारी? अपना है, पर्सनल। हाँ, तो और तुमने 10 साल से कोई केस फाइल नहीं किया? किए थे सर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक किए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं मिला अभी तक। सुनवाई नहीं हुई, ऐसा कैसे हुआ? केस तो चल रहा होगा ना, इन्होंने केस तो फाइल कर ही रखा होगा। इसमें ज़रूरी ये है कि जब आपने केस फाइल किया था तो आपके जो नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट्स थे वो क्या थे, उसके ऊपर डिपेंड करता है। सुनवाई ना होने का मतलब ये है कि शायद कोर्ट को आपके कागजात में दम नहीं लगा होगा, कोर्ट को नहीं लगा होगा, पूरी दिए हुए हैं कागजात। देखिए इसमें वही इशू है कि आपके नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या है। अगर तो सेल डीड है या आपको आपके नाम पे म्यूटेशन है और आपके फादर से या आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिली हुई है, तब आपका राइट बिल्कुल बनता है। लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट्स अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट हैं तो उसमें फिर कोर्ट को शायद नहीं लगा होगा कि आपका कोई मालिकाना हक बनता है उस पर। जी बिल्कुल। डॉक्यूमेंट्स की बात कर लें हम, किस तरह के डॉक्यूमेंट्स बड़े ही मजबूत ठोस डॉक्यूमेंट है, ताकि वो दर्शक जो देख रहे हैं हमारे कार्यक्रम को वो समझ सके कि डॉक्यूमेंट्स ही सबसे बड़े ठोस सबूत होते हैं। रजिस्टर्ड होना चाहिए, रजिस्टर्ड सेल डीड। देखिए पुराने ज़माने में कहते थे कि पोजेशन सच्चा, दावा झूठा। आज के टाइम पे रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट सच्चे, बाकी सब झूठा। अगर आपके पास रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं टू शो दैट यू आर द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, तो आपको कोई आपके हक से नहीं वंचित रख सकता। ये बहुत क्लियर है अब लॉ में। रजिस्टर्ड कराइए, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप कर रहे हैं बेचने के लिए, खरीदने के लिए, आप डॉक्यूमेंट्स को पहले रजिस्टर करा दीजिए। रजिस्ट्री में थोड़ा पैसा लगता है बट वो कानूनी तौर पे आपको मालिकाना हक देता है। कल को प्रॉपर्टी आपकी फंस गई तो आप कहेंगे कि नोटराइज डॉक्यूमेंट्स है जिनको कोर्ट रिकॉग्नाइज नहीं करता। तो रजिस्ट्री कराइए डॉक्यूमेंट्स की। पर्पस ही यही है रजिस्ट्री का कि आपको मालिकाना हक दे। रेवेन्यू रिकॉर्ड्स पे वो चढ़ जाते हैं डॉक्यूमेंट्स, आपका हक चढ़ जाता है। एमसीडी वगैरह सारी म्युनिसिपल अथॉरिटीज आपको रिकॉग्नाइज करती है एज एन ओनर। नोटराइज डॉक्यूमेंट्स में बहुत कम करते हैं और इनका कानूनी तौर पे काफी ही कमजोर पड़ जाता है आपका केस। जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए एक आखिर में एक और मेल ले लेते हैं। इसमें भी कुछ वैसे ही बायगमी का ही सवाल है। दादा दादी अब नहीं रहे, पिता नहीं रहे, पिता की 2 पत्नियां, 2 पत्नियों से बच्चे हैं, बहन भी है, बहन की शादी हो गई है। कह रहे हैं कि अब जो प्रॉपर्टी है वो सभी रजिस्टर्ड हैं, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ हैं, हम इसको कैसे डिवाइड करेंगे, और क्योंकि अलग अलग इंटरेस्ट हैं लोगों की, इसमें क्या सही रास्ता है डिवीजन पे जाने? पार्टीशन हो चुका है, फैमिली सेटलमेंट नहीं हुआ है,
उससे पहले ये जानना चाह रहे हैं कि किन किन बातों का ख्याल रखें। उसके लिए पार्टीशन के जो सूट फाइल होते हैं उसमें पहले प्रिलिमिनरी डिक्री बनती है, उसके बाद जो सेकेंडरी डिक्री बनती है तो उस समय डिसाइड किया जाता है कि कौन कौन सा राइट ये किसको जाएगा, और ये अक्सर म्यूचुअल कंसेंट से डिसाइड होते हैं। अगर नहीं किसी कंसेंट पे पहुंच रहे हैं सारे लोग तो कोर्ट फिर ऑर्डर कर देती है बेच के और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो प्रोसीड्स उसके जो मिलते हैं। जी, फिर ये अदालत की विवेक पर है कि किस तरह से वो या तो म्यूचुअल कंसेंट से डिसाइड कर ले। कोर्ट भी कई बार यही मौका देती है कि सारे तुम लोगों की प्रॉपर्टी है तो बैठ के डिसाइड कर लो किसको कौन सा शेयर चाहिए। अगर नहीं डिसाइड होता है तो अल्टीमेट रास्ता वही बचता है कि उसको बेचा जाएगा और उसका जो पैसा मिलेगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल। नीति जी, आखिर में एक कमेंट आपसे जानना चाहेंगे कि चाहे वो खेती से जुड़ी हुई ज़मीन हो, मकान हो या फिर बैंक बैलेंस भी हो, धन भी हो, पैतृक संपत्ति का जो बंटवारा होता है वो कौन कौन सी सारी चीज़ें आती हैं, किस तरह से बंटवारे में तमाम चीज़ें आती हैं, कई बार उसको लेकर भी बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स होते हैं। बंटवारे में देखो बंटवारे में जब किसी चीज़ का एक ही व्यक्ति की प्रॉपर्टीज़ का बंटवारा होना होता है तो उसमें सारी प्रॉपर्टीज़ का पुल इन कर देते हैं और उसके बाद डिसाइड करते हैं कि किस किस का कितना कितना शेयर बनता है, तो वो शेयर के हिसाब से ही प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं सब में। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। कई अहम सवाल के आपने जवाब दिए, बल्कि पेचीदगियों से जो भरे हुए सवाल थे हमारे कॉलर्स के वो आपने हमें बताए, बहुत जागरूक किया। नीति बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अभिषेक जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, सुधीर बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमें उम्मीद है कि आज के विषय ने आपको चाहे वो पोजीशन से जुड़ा हुआ मामला हो या फिर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का, यानी कि जो संपत्ति विवाद हैं उससे जुड़े हुए कई अहम जानकारी दी और जागरूक किया होगा कि कागज़ के हिसाब से, कागजात के हिसाब से आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए ताकि आपका जो अधिकार है संपत्ति में वो कानूनी तौर पर भी वैध साबित हो और आप उस संपत्ति का सुख ले सकें। इसके अलावा अगले हफ्ते हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे उसके बारे में भी आपको बता दें। हम बात करेंगे तलाक से जुड़े हुए कानून की, किन आधारों पर पुरुष या स्त्री को यानी पति या पत्नी को तलाक मिल सकता है। इस पर हम नियम और कानून के बारे में विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ कानून जगत के एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे। आज मेरे साथ इतना ही। आपका कानून में अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।